हाँ, सभी विद्यार्थी, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बाल्यावस्था से संबंधित। इससे पहले के जो हमारे वीडियो हैं उनमें हमने जो भ्रूण अवस्था है उसके बारे में अध्ययन किया, शिशु अवस्था के बारे में हमने अध्ययन किया, बाल्य अवस्था के बारे में अध्ययन किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था किशोर अवस्था जो है इसको भी मनोवैज्ञानिक दो भागों में विभाजित करते हैं। ये जो अवस्था है ये 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच की होती है। 12 से 18 वर्ष की इसकी अवधि होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक 20 वर्ष तक इसकी अवधि बांधते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिक इसको अलग अलग भागों में विभाजित करके इसके बारे में वर्गीकरण करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक 12 से लेकर के 15 वर्ष की अवस्था को पूर्व किशोर अवस्था कहते हैं। पूर्व किशोर अवस्था कहते हैं। और 15 से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था को उत्तर किशोर अवस्था कहते हैं। उत्तर किशोर अवस्था कहते हैं। यानी सभी जो मनोवैज्ञानिक है वो अपने इन दो मतों के ऊपर आधारित है। इस किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहा जाता है। अंग्रेजी शब्दार्थ, इस शब्द का अंग्रेजी शब्दार्थ जो है वो है एडोलेसेंस। एडोल एडोलेसेंस इसको कहा जाता है। एडोलेसेंस जो शब्द है इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना, इस शब्द का अर्थ एडोलेसेंस क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये जो एडोलेसेंस जो शब्द है इसको किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था, शुद्ध भाषा में इसको किशोर अवस्था कहते हैं। परिपक्वता की ओर बढ़ना एडोल्सियर शब्द से ये बना है। ADOLC, क्योंकि ये जिस शब्द से बना है CEAR यानी एडोल्सियर इस शब्द से ये बना है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो किशोर अवस्था का अंग्रेजी शब्दार्थ एडोलेसेंस है जिसका अर्थ होता है किशोर अवस्था। ये जो शब्द है ये एडोल्सियर शब्द से बना है। यह एडोल्सियर जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द माना जाता है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टैनले हॉल नामक जो मनोवैज्ञानिक हुए थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एडोलेसेंस। स्टैनले हॉल की पुस्तक का नाम एडोलेसेंस था। एडोलेसेंस
एडोलेसेंस था, यानी जो स्टेनले हॉल है, इस स्टेनले हॉल की पुस्तक का नाम क्या था? एडोलेसेंस। इसीलिए जो स्टेनले हॉल है, स्टेनले हॉल को इनकी इस पुस्तक के कारण किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। स्टेनले हॉल को किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। स्टेनले हॉल जो है, इनको किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न जो है ये पूछा गया है और आगामी भविष्य में भी ये पूछा जा सकता है कि किशोर अवस्था का जनक किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है, तो वह है स्टेनले हॉल। अब जो हमने ये वर्गीकरण किया है, इस वर्गीकरण में जो प्रथम अवस्था बताई गई है, जिसको पूर्व किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है, इस पूर्व किशोर अवस्था को वय संधि काल कहा जाता है। पूर्व किशोर अवस्था को वय संधि काल कहा जाता है। जो पूर्व किशोर अवस्था है उसको वय संधि का काल कहा जाता है। ये जो वय संधि का काल होता है, ये 11 से 15 वर्ष की आयु होती है। यह वय संधि काल की अवधि 11 से 15 वर्ष की होती है। मनोवैज्ञानिकों ने 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की अवस्था को वय संधि का काल माना है, लेकिन हमारी इस मनोविज्ञान में वय संधि का जो काल है वो 11 वर्ष के बाद से प्रारंभ हो जाता है। तो 11 से लेकर के 15 वर्ष की जो अवस्था होती है, इस अवस्था को वय संधि का काल कहा जाता है। वय संधि के काल को तूफान व उलझन की अवस्था भी कहते हैं। तीसरा है वय संधि काल को तूफान व उलझन की अवस्था कहते हैं। यानी वय संधि का जो काल है, इस काल के अंदर एक जो बालक होता है, वह बालक बहुत अधिक सोचता है, बहुत अधिक विचार करता है, वो अपने विचारों के अंदर खोया रहता है। इसलिए बहुत सारे विचार आपस में आकर के उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में टकराते हैं। ये सारे विचार जब आपस में टकराते हैं तो उस स्थिति में उसके मन में एक अंतर्द्वंद पैदा होता है, और इस अंतर्द्वंद के कारण वह ये निश्चित नहीं कर पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए वय संधि का जो काल होता है, इसको तूफान व उलझन की अवस्था कहा है। इसे टीन एज और एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। चौथा है इसे टीन एज
व एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। यानी ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था को टीन एज भी कहा जाता है और एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है, क्योंकि एक जो बालक होता है इस अवस्था में जब एक किशोर पहुंचता है तो वह कहीं ना कहीं अपनी सुंदरता के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर ज़्यादा बल देने लग जाता है। लड़कियां जो है अपनी सुंदरता के ऊपर ध्यान देने लग जाती है, लड़के भी अपने बाल वगैरह या संवारने के ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं। इसलिए इसे एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं, यानी सुंदरता की अवस्था इसको कहते हैं। इस अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र गति से होता है। पांचवा है, इस अवस्था में जो लड़के होते हैं, इस अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में जो लड़के होते हैं उन लड़कों का विकास इतनी तीव्र गति से नहीं होता। कौन सी अवस्था में? वैक संधि के काल में 11 से लेकर के जो 15 वर्ष की अवस्था होती है, उस अवस्था के अंदर लड़कों का जो विकास होता है वो लड़कियों की अपेक्षा कम होता है। इस अवस्था में लड़कियों का विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन उसके बाद की जो उत्तर किशोर अवस्था होती है, उस किशोर अवस्था में लड़कों का विकास तीव्र गति से होता है अपेक्षाकृत लड़कियों की। तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी पूर्व बाल्य, जिसको हम पूर्व किशोर अवस्था कहते हैं, उस पूर्व किशोर अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का जो विकास है वो तीव्र होता है। लड़कों में विकास जो है वो 14 वर्ष के बाद में तीव्र गति से होता है। लड़कों में 14 वर्ष के बाद विकास तीव्र गति से होता है। विकास तीव्र गति से होता है। लड़कों में जो विकास होता है वो 14 वर्ष की अवस्था के बाद में तीव्र गति से होना प्रारंभ होता है। बालक का बिगड़ना व सुधरना इसी काल के ऊपर निर्भर करता है। सातवां है, बालक का बिगड़ना व सुधरना इसी अवस्था पर निर्भर करता है। इसी अवस्था पर निर्भर करता है। यानी एक बालक जो होता है, एक बालक का बनना और बिगड़ना वो इसी अवस्था में आकर के बालक जो है बनता है, बिगड़ता है। इसी अवस्था में आकर के बालक जो होता है वो अपने विचारों को क्रियान्वित करता है। उसके विचार किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के नहीं हैं, उसके विचारों में परिवर्तन जो होता है वो इसी काल में होता है। इसलिए ये जो काल होता है इसको काफ़ी महत्वपूर्ण काल माना जाता है, वही संधि के काल को। अब है किशोर अवस्था की विशेषताएं। किशोर अवस्था की विशेषताएं। किशोर अवस्था की जो विशेषताएं हैं, किशोर अवस्था की विशेषताएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये जो अवस्था है चूंकि विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। कॉल और ब्रूस नाम के जो मनोवैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने इस अवस्था को नया जीवन का काल कहा है। पहला है कॉल व ब्रूस। कॉल व ब्रूस नामक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने
नया जीवन का काल का है, नया जीवन का काल, नए जीवन का काल का है। और ब्रूस नामक जो दो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने इस किशोर अवस्था को नए जीवन का काल कहा है। इसे परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। दूसरा है इसे परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। इसे परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। यानी किशोर अवस्था जो है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन जो है वो निरंतर चलते रहते हैं, इसलिए इस अवस्था को जीवन में परिवर्तन का काल कहा जाता है। तीसरा है जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तीसरा है जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल भी किशोर अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि ये जो काल है, इस समय बालक बड़ी कठिनाई से समायोजन कर पाता है अपने समाज के साथ, अपने माता पिता के साथ, इसलिए इस जीवन को सबसे कठिन काल कहा है। एक इसको जीवन का स्वर्णकाल भी कहते हैं, बसंत ऋतु भी कहते हैं। चौथा है जीवन का स्वर्णकाल कहते हैं। बसंत ऋतु कहते हैं, बसंत ऋतु भी कहते हैं। यानी जो किशोर अवस्था है, इस किशोर अवस्था को समायोजन, क्योंकि स्वर्णकाल इसको कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा काल है कि इस काल के अंदर जो बालक होता है वो अपने जीवन की बेहतरी के लिए प्रयास करता है। इस समय बालक का जो विकास वो तीव्र गति से होता है। वो अच्छे और बुरे सभी संवेगों के बारे में विचार करने लग जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बातों के बारे में विचार करने लग जाता है, इसलिए इसको स्वर्णकाल कहते हैं। और ये चूंकि सबसे आनंददायी काल होता है, इसलिए इसको जीवन की बसंत ऋतु भी कहा जाता है। इस काल में एक कमी होती है, समायोजन का अभाव होता है। पांचवा है इस अवस्था में समायोजन का अभाव होता है। समायोजन का अभाव होता है। समायोजन का अभाव होता है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर एक बालक जो होता है वो अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ में समायोजन नहीं कर पाता है। देशभक्ति की भावना होती है। छठा है देशभक्ति की भावना प्रबल होती है। देशभक्ति की भावना प्रबल होती है इस काल के अंदर, क्योंकि किशोर अवस्था में एक बालक जो होता है किसी एक व्यक्ति को अपना आदर्श बना लेता है, इसलिए इस काल में संवेग भी जो है तीव्र होते हैं। और संवेग तीव्र होने के कारण देशभक्ति की जो भावना होती है, ये देशभक्ति की जो भावना है वो इस काल के अंदर सबसे अधिक प्रबल होती है। अगला है संवेग अस्थिर होते हैं। इसमें संवेग अस्थिर होते हैं। संवेग अस्थिर होते हैं। जो बालक के संवेग होते हैं वो इस काल के अंदर अस्थिर होते हैं। वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है। आठवां है वीर पूजा की प्रवृत्ति जो होती है वो प्रबल होती है। वीर पूजा की प्रवृत्ति प्रबल होती है इस काल के अंदर, क्योंकि बालक जो है किसी एक व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है, और जो एक ऐसा आदर्श होता है समाज में, उस आदर्श को
अपना आदर्श मान करके कुबीर पूजा की जो भावना है इस अवस्था में बालक में विकसित होती है। कल्पना का बाहुल्य होता है। 9वां है कल्पना का बाहुल्य होता है। बाहुल्य, कल्पना का बाहुल्य होता है, यानी इस अवस्था में जो बालक होता है वो अधिकतर कल्पनाओं में खोया हुआ रहता है और कल्पना का बाहुल्य होने के कारण वह जो है उसमें प्रवृत्ति पाई जाती है, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। इसलिए दिवा स्वप्न यानी दिन में सपने देखने की दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस अवस्था के अंदर चूंकि बालक जो होता है, बालक में कल्पना का बाहुल्य होता है और यही कारण है कि उसमें दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाल्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था का संक्रमण काल भी इसको कहते हैं। 10वां है प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था व बाल्य अवस्था का संक्रमण काल भी कहते हैं। यानी जो किशोर अवस्था होती है, इस किशोर अवस्था में एक बालक जो होता है उसमें जो परिपक्वता होती है वो परिपक्वता अजीब सी उसमें होती है, यानी वो अपने आप को परिपक्व मानता है, लेकिन वास्तव में वो जो पूर्ण परिपक्वता उसमें नहीं आ पाती। इसलिए बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच की एक अवस्था होती है, इसलिए इन दोनों के बीच की यानी बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संक्रमण काल इसको कहा जाता है। सर्वाधिक जो काम प्रवृत्ति होती है 11वां है, 11वीं विशेषता है इसकी कि बालक में जो काम प्रवृत्ति होती है वो सर्वाधिक इस अवस्था के अंदर पाई जाती है। बालक के अंदर 11वीं विशेषता है, ये 12वीं विशेषता है, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति पाई जाती है। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो काम प्रवृत्ति होती है वो सर्वाधिक होती है, और ये जो काम प्रवृत्ति होती है ये कहीं ना कहीं विषम लिंगी होती है, यानी एक लड़का लड़की की ओर और एक लड़की जो होती है वो लड़के की ओर आकर्षित होती है, यानी विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है। विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है। विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है, यानी इस अवस्था में जो आकर्षण होता है वो विषम लिंगी आकर्षण जो है वो सर्वाधिक इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर पाया जाता है। तार्किक चिंतन और अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं इसको। तार्किक चिंतन व अमूर्त चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर जो बालक होता है वो बालक विचार करने लग जाता है। जो दिखाई देता है प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष है, दोनों ही तरीके का जो विचार उसके दिमाग में आ जाता है, वो तर्क लगाने लग जाता है, वो विचार करने लग जाता है। इसलिए इस अवस्था चिंतन की अवस्था कहा जाता है। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था भी इसको कहा जाता है। 5वां है समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था भी इसको कहा जाता है। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसमें समाज सेवा की जो भावना होती है सबसे अधिक प्रबल होती है। समाज सेवा की
भावना अधिक प्रबल होती है, अधिक प्रबल होती है। यानी इस अवस्था में एक जो बालक होता है, उस बालक के अंदर या एक किशोर के अंदर जो समाज सेवा की भावना होती है वो अधिक प्रबल इस अवस्था के अंदर पाई जाती है। अब इस अवस्था से संबंधित कुछ जो परिभाषाएं हैं वो कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। ये जो परिभाषाएं हैं ये कई बार इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो RPSC में पूछे जाते हैं कि उपयुक्त जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले हम लेते हैं किलपैट्रिक की परिभाषा। किलपैट्रिक जो है इन्होंने किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। किलपैट्रिक ने ये कहा है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। सबसे पहले हम लेते हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक की जो परिभाषा है, किलपैट्रिक की परिभाषा है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसने कहा है? ये किलपैट्रिक ने कहा है। इसके अलावा क्रो एंड क्रो जो है उन्होंने भी इससे रिलेटेड एक परिभाषा दी है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा प्रस्तुत करता है। क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने किशोर अवस्था के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने बताया किशोर ही वर्तमान शक्ति, इन्होंने बताया है कि किशोर ही वर्तमान शक्ति व एवं भावी आशा प्रस्तुत करता है। एवं भावी आशा प्रस्तुत करता है। यानी ये किशोर ही वर्तमान शक्ति और भावी आशा प्रस्तुत करता है। भावी आशा प्रस्तुत करता है। ये जो परिभाषा है ये परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने कि किशोरी वर्तमान शक्ति एवं भावी आशा प्रस्तुत करता है। किशोरी वर्तमान शक्ति एवं भावी आशा प्रस्तुत करता है। ये जो परिभाषा ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई थी। एक मनोवैज्ञानिक और में है जर्सिल्ड, जिन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। जर्सिल्ड नामक जो मनोवैज्ञानिक है इनकी जो परिभाषा है, इनकी परिभाषा भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि किशोर अवस्था वो समय है जिसमें किशोर अवस्था, इन्होंने बताया है कि किशोर अवस्था वह समय है, किशोर अवस्था वह समय है, किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो ये जो परिभाषा है ये परिभाषा जर्सिल्ड की है। जर्सिल्ड ने ये बताया है कि किशोर अवस्था जो होती है ये किशोर अवस्था वह समय होता है जिसमें एक विचारशील व्यक्ति जो होता है
वो बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। रोज ने बताया कि किशोर अवस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। सबसे इंपॉर्टेंट है रोज की परिभाषा। रॉस ने जो परिभाषा दी है, रॉस की परिभाषा है कि किशोर अवस्था जो होता है ये शेषावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। किशोर अवस्था शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति का काल है। पुनरावृत्ति का काल है, यानी इन्होंने बताया है कि जो किशोर अवस्था होती है ये शेषव अवस्था की दोबारा से पुनरावृत्ति होती है। रोज की यह परिभाषा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वही संधि के काल में शारीरिक वृद्धि की गति तीव्र हो जाती है, इसलिए इसे प्यूबर्टी ग्रोथ स्पिरिट कहते हैं। ये जो काल होता है इसको प्यूबर्टी ग्रोथ स्पिरिट, इस काल को